ब्रेक हम इंजीनियरिंग इंटरेस्ट दे रहे थे। हाँ तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मेरी एक कोचिंग के मॉक टेस्ट में 2000 लोगों में 1600 रैंक आई थी। हाँ और वो सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ यार कि अगर 2000 लोगों में 1600 रैंक है तो 2 लाख लोगों में क्या होगा, 3 लाख लोगों में क्या सही। होगा। तो बाहर हो गए हम। बट देन वो सेल्फ डाउट जब आता है ना तो अंदर से एक आवाज़ भी आती है ना, कि खुद को बैकअप करने की कि ठीक है आज का दिन खराब था, कोई वैसे बात ऐसा नहीं, ऐसा देख मान लेंगे। के आगे निकल लेते हैं। तो एक्चुअल एग्जाम में फिर मेरी 103 रैंक आई थी उसमें, मुझे याद है। आप सभी का रामोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं एसएससी सीजीएल 2022 के टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 62 तारा चंद सिद्ध। ये कत्तरिया सर नाम के एक गांव से आते हैं जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। इतनी बढ़िया रैंक इन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में निकाली है। और सबसे खास बात जो है, ये जब इन्होंने फॉर्म डाला तो इनकी जो एज है वो 21 साल पूरी नहीं थी, कुछ 6 दिन ये कम थे, जिसकी वजह से ये जो मिनिस्ट्री में एएसओ की पोस्ट होती है उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो इनकी पहली प्रेफरेंस थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और वो इन्होंने इतनी कम उम्र में निकाल ली। तो समझते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी करी और कैसे इतना बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम निकाला। प्लस इनकी पूरी जो ऑनलाइन पढ़ाई रही है, जिसमें इन्होंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ किया है, और अपने दीदी के यहाँ रह के इन्होंने पूरी तैयारी करी है ऑनलाइन से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। तो ये समझेंगे कि जो बच्चे दूर दराज बैठे हैं, जिन्हें ऑफलाइन कोचिंग का एक्सेस नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो कैसे अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए तारा चंद जी से मिलते हैं और इनकी पूरी जर्नी समझते हैं। तारा चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये तो पता होता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार थोड़ा सा वो सीपीटी यूपीटी कंप्यूटर को हाँ, लेकर थोड़ा थोड़ा डर सा कंफ्यूजिंग सिस्टम था इस बार, थोड़ा सा मतलब डर था अंदर। डर तो मुझे, मतलब क्या कहें कि नई चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि नई चीज़ से ज़्यादा लोग मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं, और मैं इस सिचुएशन में निकलना मतलब आसान समझता हूँ। जो जल्दी अडॉप्ट कर ले हाँ, उसको मैं फ़ायदा होगा। अडॉप्ट करने में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूँ, अडॉप्ट कर लेता हूँ नई चीज़ को। और ये बहुत बड़ी स्किल है, मुझे लगता है कि ये जब नया पैटर्न आता है तो बच्चे साइकोलॉजिकल बैटल भी लड़ रहे हैं। हाँ, तभी तो मैंने सोचा कि अगर सेम रहता तो फिर जो रिपीटर होते हैं ना, उनको बहुत फ़ायदा होता, और इससे नए बच्चों को बहुत फ़ायदा हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मौका शानदार है बस। अभी जस्ट बीएससी हुई थी और हाथों हाथ फॉर्म निकल गया और हमने फॉर्म भर दिया। मेरी एज जस्ट 20 साल और 11 महीने हुई थी जिसमें मैंने फॉर्म भरा था, और मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मेरा एक सुना था कि इसमें पहले मेरी जर्नी थोड़ी-सी एक डिफेंस में थी। मैं पहले डिफेंस से इंटरेस्टेड था, पहले एयरफोर्स, नेवी इनके एग्ज़ाम दिए थे। मैंने 2018 में 12वीं पास की थी। उसके बाद मेरे पास 2-3 चॉइसेस थी, एसएससी की, एयरफोर्स, नेवी की और फिर आईआईटी की। तो मैंने कहीं से मतलब मेरे कज़न से कुछ जानकारी लेके फिर एयरफोर्स को चुना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि 12वीं पास करने के तुरंत बाद हमारे वहाँ सिस्टम है कि जल्दी से जॉब मिल जाए बस, हुँ। और जल्दी से जॉब मिलना मतलब डिफेंस हमारे अच्छा, 12th के बाद। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यही है। वो तो फिर मेरा साइंस स्ट्रीम था, तो मैंने एयरफोर्स जाना उचित समझा, और फिर एयरफोर्स में 2018 में एग्ज़ाम दिए थे, 19 में मेरा फाइनल हो भी गया था। मैं थोड़ा-सा मेडिकली थोड़ा-सा मतलब अनफिट हूँ। मेरी आँखें थोड़ी-सी वीक है। आर्मी के हिसाब से। हाँ, आर्मी, एयरफोर्स के हिसाब से मेरी आँखें सही नहीं है। तो फिर भी मैंने सोचा मुझे ये पहले पता नहीं था कि मेरी आँखें वीक है, मैं इसकी वजह से रह सकता हूँ, ये मैंने सोचा नहीं था। फिर 2021 में पूरा हुआ काम, नेवी के अंदर पूरा काम हो गया, फिर मेडिकल पास भी हो गया, फिर उसमें री-मेडिकल की वजह से पॉइंट मिला, वो पास हो गया। तो फाइनल मेडिकल में जब जाते हैं ना, तब मुझे अनफिट कर दिया, क्या मतलब जस्ट अंदर जाना और बाहर निकलना, उसी ओह! पॉइंट से बाहर निकाल दिया गया था। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग बहुत होता है, राइट? डिसअपॉइंटिंग था, मतलब वो एक उस मैंने वो सह लिया ना, फिर मैंने सह लिया ना, बाद में मुझे कुछ भी सहने में डर नहीं लगता था। अब मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इतना कुछ सह लिया बस। फिर एयरपोर्ट में गया था, एयरपोर्ट में भी यही सिचुएशन थी। मेडिकल फिट भी हो गया था, और फिर फाइनल मेडिकल में अनफिट। और फिर एक बार और मैंने सोचा एक बार और ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने 2019, 20 और 21 में फिर दिया था, 21 वाला मेरा सारा काम होता चला गया था। तो फिर लास्ट आते-आते 22, 19, 21 में इसकी जॉइनिंग देरी से होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पहले से डर तो था ही कि कुछ मुझे डिफेंस में मेडिकली अनफिट होने के डर थे, क्योंकि लास्ट में होगा तो मेडिकल होने के चांस है। तो 2021 में लास्ट आते-आते जॉइनिंग होने का टाइम निकल रहा था, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था, यार इसमें भी पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि मेरे 2019 से वो ऐसा डर बैठ गया था। तो फिर 19-21 के लास्ट में मैंने ऐसा सोच लिया था कि यार कुछ और बैकअप लेना चाहिए अभी। तो मेरा जीके का अंदर थोड़ा इंटरेस्टेड था, तो मैं जीके तो नेवी एयरफोर्स के लिए पढ़ता था, और बाद में भी जीके के अंदर पूरी गहराई से पढ़ने लगा।
और मैंने ऐसा कहीं सुना था कि 80-80 का करना ठीक रहेगा अभी, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड है और इंग्लिश मेरी शानदार थी, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर मेरा स्कोर अच्छा था, और बाद में जीके भी मैंने अच्छा बना लिया था। तो फिर मैंने 2021 के अंदर सितंबर अक्टूबर में बस ठान लिया कि बस अब निकल जाओ और 80-80 करो। फिर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, जी। आपने एक जिक्र किया कि आपकी इंग्लिश अच्छी थी। थोड़ा बैकग्राउंड बताओगे, एजुकेशन हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम हाँ, से आपका? मैं 2015 में मतलब 9th में अपने घर से मतलब बाहर पढ़ने के लिए गया था। सूरत डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, बीकानेर के पास ही है। वहाँ पे एक अच्छी स्कूल है, सांडवा टाउन है अच्छा, मतलब उसमें एक अच्छी स्कूल, वहाँ पे मैंने गया था, जसवीर नाम है उसका। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल था और शानदार स्कूल थी। वहाँ पे मैंने 9th में मान लो कि आप मैं 9th में ही पूरा फ़ोकस्ड हो गया था अपनी लाइफ़ को लेकर। क्योंकि गाँव से बाहर उसी समय निकला था, और थोड़ी-सी घरेलू पैसों की दिक्कत होने की वजह से मैंने पूरा इस पे पैसे का पूरा यूज़ करना शुरू कर दिया था कि यार अब कुछ मतलब करेंगे, पैसे इतने लग रहे हैं तो फिर फ़ायदा भी उठाया जाए। उस स्कूल में सारी फैसिलिटी भी थी, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो 9th में मैंने इंग्लिश और मैथ के अंदर ध्यान देना शुरू कर दिया था, और आगे एयरपोर्ट्स का कुछ मैंने सुना भी था कि एयरपोर्ट्स में इंग्लिश अच्छी होती है, मैथ्स भी अच्छी चाहिए। फिर 10th में मेरे अच्छे मार्क्स भी बन गए, मैथ में मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे मैथ में, और इंग्लिश मेरी अच्छी थी, और मैं और भी उसको कोशिश कर रहा था। इंग्लिश में मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट था, इंग्लिश और मैथ में। तो 11th में 12th में इंग्लिश को बहुत ध्यान दिया था, और मेरी मैथ बैकग्राउंड था ही। स्कूल लेकिन आपका हिंदी मीडियम था, मतलब इंग्लिश, आप सारे सब्जेक्ट को हिंदी में पढ़ते हुए आए, हाँ, बाकी सारे बट सब्जेक्ट आपने इंग्लिश को ध्यान रखा ये हाँ, जानते हुए कि मुझे आगे इंग्लिश की हाँ, ज़रूरत है। हाँ। ये काफ़ी देखिए 2-3 चीज़ें अभी तक जो मुझे समझ में आई है। एक तो इन्होंने एयरफोर्स और नेवी के फेल्योर की बात करी, बट इन्होंने बोला कि उसने इन्हें मजबूत बनाया, कि उसके बाद मुझे डर नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। तो कहते हैं ना कि फेल होना गलत बात नहीं है, हम उसको किस तरीके हाँ, से उससे मुझे लेते हैं। मजबूती मिली कि अगर अब मैं कुछ भी करूँ ना, अगर फेल होऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पास होने के चांसेस बढ़ जाएँगे कि मैं उस मतलब स्थिति से गुज़र गया हूँ, तब मैं बस राइट। कुछ एक और पॉइंट बहुत अच्छा है कि जिस एज में लोग कहते हैं ना आज की डेट में रील्स और सब में फंसे हुए हैं, 9 से ये रिजोल्यूट हैं कि हमें कुछ लाइफ में बड़ा करना है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आजकल के बच्चे हैं और जो 13-14 साल की उम्र में जो एक एटीट्यूड बिल्डअप होता है, अगर वो उस समय अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दें तो मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से हो सकती है। हाँ, शुरू क्या है कि एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो एक मोटिवेशन नहीं होता है, फैमिली बैकग्राउंड मोटिवेशन का एक अहम पार्ट होता है, मेरा ऐसा मानना है। हमारी फैमिली में मतलब मेरे 9 बहन भाई हैं हम, और फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा-सा लो है। पिताजी कमाने वाले एक थे, तो इसलिए मैं इस पर मतलब मैं अपने पैसे का पूरा वसूलना सीख गया था कि यार जितने पैसे लग रहे हैं ना कि उनको जो मौका मिल रहा है, जो हाँ, पैसे मेरे पे खर्चे जा रहे हैं, हाँ। उसका फ़ायदा तो उठाना। मैं 6वीं 7वीं सोचने लग गया था मुझे बाहर कब भेजें, तो फिर बाहर भेज दिया, तो फिर पूरा उसे यूज़ करना शुरू कर दिया बस, कि अब कुछ करते हैं। बिल्कुल। एक और बात मैं यहाँ ऐड करूँगा, बच्चों को सबको बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हम ज़िंदगी में लोगों से बहुत पीछे हैं या वगैरह-वगैरह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको तैयारी का मौका मिला है, तो ये भी बहुत बड़ा मौका है। ज़रूर, लाखों बच्चों को तो ये बहुत मौका भी नहीं मिल मौका पाता। मिलना ही बहुत बड़ी बात है। उसको बस भुना लो, ज़िंदगी बना लो। कितने मार्क्स आपके आए सीजीएल 2022 में? मेरे सीजीएल 2022 में प्री में थे 160, और मेंस में थे 331, 331 जिसमें अलग-अलग बता सकते मैथ्स हो? में मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे, और इंग्लिश में 119, मतलब 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, अच्छा। और रीजनिंग में 74 मार्क्स थे, और जीके के अंदर मेरी शानदार थी, इसलिए जीके का प्रॉफिटेबल मार्क्स थे मेरे 48 मार्क्स थे, और उसने मेरा मेंस में अच्छा स्कोर भी बना दिया था। राइट, राइट। तो मैथ्स में आपने क्या सोर्सेज़ आपने यूज़ किए मैथ्स की तैयारी में? जी, मेरी आदत है कि हर चीज़ को गहराई से पढ़ना, ओके। इसलिए मैंने हर कोई टॉपिक के बारे में चेक करता था पहले कि कौन से टीचर के लिए ऐसा होता है कि हर कोई टीचर के अलग-अलग सिस्टम होता है। किसी की अरिथमेटिक अच्छी होती है, किसी की एडवांस अच्छी होती है, किसी का कोई स्पेशल टॉपिक अच्छा होता है। तो मैंने अलग-अलग टीचरों से यूट्यूब पर रिसर्च करके देख-देख के कि मतलब किससे ज़्यादा समझ में आ सकता है, और कौन किसके अंदर ज़्यादा हमें लग जाता है कि बिल्कुल अगर कनेक्ट, हाँ, इससे बढ़िया और कनेक्ट, टीचर बिल्कुल। ज़्यादातर वही टॉपिक डालते हैं फ्री में जो उनका शानदार टॉपिक हो। तो मैंने अलग-अलग टीचर से यूज़ किया था। जैसे मैंने अरिथमेटिक की बात की तो अरिथमेटिक मैंने गगन प्रताप सर को बहुत फॉलो किया था, और एडवांस के जो आपके भी बड़े-बड़े वीडियोज़ थे, मैराथन्स थी, जो रेमोथॉन्स। रेमाथॉन्स, वो जिनमें क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये एडवांस के सारे टॉपिक्स थे ना, वो मैंने उनसे मेरी आदत है कि पूरी विस्तार से देखना, और रेमाथॉन्स से ज़्यादा मतलब विस्तार से शायद किसी में होगा। कुछ ज़्यादा ही विस्तार से पढ़ा है हाँ, मैंने। उसमें ज़्यादा मैंने सोचा टाइम कितने लगे चाहिए, मतलब टाइम तो हमारे पास कैसे कर निकाल लेंगे, परंतु अगर अच्छी चीज़ मिल जाती है ना, तो फिर बस संतुष्टि हो जाती है। राइट।
तो ये जिस रैमोथॉन सीरीज का जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमारे मैराथॉन्स का नाम है। अगर आप चाहें तो उसको आप रैमो मैथ्स यूट्यूब चैनल पे पढ़े हुए हैं। हाँ, नंबर सिस्टम के विस्तार से पढ़ने के लिए बस बेस्ट है। विस्तार से, गहराई से अगर सीखना गहराई है से। गणित को, तो आप नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री भी डाल रखा है हमने, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा हुआ है और बहुत गहराई से आपको मिलेगा, हाँ। जैसा ये बोल रहे हैं। हाँ, मैंने पहले पवन राव सर से भी पढ़ी थी एडवांस, और फिर और गहराई से पढ़ने के लिए आपके जो उन वीडियोस को यूज़ किया था। तारा जी, आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए तैयारी के दौरान मैथ्स ऑनलाइन में? मैंने इंग्लिश, बाकी सब में कुछ नहीं लिया। मैथ के अंदर मैंने आपका ही उड़ान बेस था, हमारे जस्ट प्री प्री का एग्जाम था ना, उससे जस्ट पहले आया था। और मेरी क्या थी कि मुझे आता, मतलब मैथ में सारा कुछ आने लग गया था, वो पूरा विस्तार से पढ़ा था, पर स्पीड नहीं बन रही थी। और उसी समय जस्ट आपका मैंने कभी बेस लेना प्रेफर समझा ही नहीं कि क्यों रुपए लगाएं, फालतू यूट्यूब मिल जाता है फ्री में। जी। तो फिर सोचा यार 500 रुपये कैसे भी करके 500 का यूज कर ही लेते हैं, सब देखते हैं। तो फिर बस उड़ान भरने, मतलब आप बोलते थे कि उड़ान भरनी है तो आ जाओ बस। सोचा है 500 रुपये लगा के कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। 500 में टिकट मिल रहा है। बस। राइट, स्पीड के कैसा लिए। रहा एक्सपीरियंस आपका उस बैच का? हमारा पर्पस क्या था कि मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं। लेट्स लॉन्च समथिंग कि जो थोड़ा बहुत वो स्पीड में अटक रहे हैं, वो स्पीड उनकी बढ़े, हाँ, एक्सपोजर हाँ। बढ़े उनका, और वो मार्क्स अच्छा लेके आए। और आपके 90 में 90 मार्क्स आए हैं मेंस में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, वो स्पीड की वजह से बहुत फायदा हुआ। उस बैच से क्या बेसिक फायदे आपको नजर आए? उस बेस से मेरी तो स्पीड थी मेन, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पहले करता था, क्वेश्चन देखता था, फिर सोचता था उसके बारे में, कर तो देता था, सोचते तुरंत क्वेश्चन करना, वो सीखा था उससे मैंने। मतलब सोचते ही सवाल, मतलब इसको क्या करना है, वैसे करना कैसे, बस आ गया। और उड़ान हमारा एक मिक्स प्रैक्टिस बैच था। मतलब हमारा आइडिया ये था टीम का कि हम लोग एक ऐसा बैच लेके जाते हैं जिसमें जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, हाँ, पढ़ वो चुके हैं। रोज 20 मिक्स सवाल मतलब लगाए, सारा कोर्स रिपीट हो जाता है। रिपीट हो जाता मैं है। जीके पढ़ता था और इंग्लिश पढ़ता था, इसका टाइम नहीं मिलता था, तो उसको पूरा, मतलब अगर आपको पूरा रिपीट करना है तो इसको कर लो बस एक बार। इसमें होता क्या है, इसमें हार्ड क्वेश्चन अगर हम करते हैं ना, तो आसान, कोई क्वेश्चन आसान कोई शीट ले लेते हैं और वो करने लग जाते हैं। इसमें क्या था, सारी क्वेश्चन हार्ड। तो आप पहले एक सीट को लगाते थे, जैसे हमारा प्रोसेस क्या था कि पहले हम हाँ, आपको शीट उसमें देते पहले थे, वो 15 क्वेश्चन की सीट मिलती थी, वो सीट लगाई वो और फिर डीपीक्यूज थे जो हाँ, क्लास एक्सरसाइज थी 20 क्वेश्चन डेली वाली। प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले डीपीक्यू आप रोज करते थे? रोज करता था। पहले वो किए और फिर आप क्लास ले ली, जस्ट बस उतना। मैथ के लिए उतना 1.5-2 घंटे लगते थे, बस उतना काफी। और मैं कभी कभार लाइव, मुझे मतलब मैंने कभी लाइव किसी के लिए नहीं क्लास, इस सोचा यार लाइव में कितना इंटरेस्ट आता, वो देखने के लिए भी वो कुछ किया था तो कि लाइव में मजा आता था आपको? हाँ, लाइव वो इसीलिए मैंने लिया था कि लाइव से थोड़ा इंटरेक्शन करने के लिए, बस लाइव। राइट, चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपने कोर्स भी लिया और आपको उसका वैल्यू फॉर मनी भी मिला। ठीक है, दैट्स ग्रेट। इसके अलावा मैथ्स में लेट्स से मैं कुछ और एलिमेंट से बात करूंगा। सिलेबस बदला है, मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, तो जैसे जो मैथ्स में लोग हैं, जैसे हाँ, आप हैं, तो आपको कैसा लगा था जब सिलेबस नहीं बदला? नहीं, तो मैं मैथ में उतना हाई नहीं था। मैं अच्छा। मैथ में ठीक था, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं, अगर होगा ना वैसे हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे बस जैसा भी हो। इसमें थोड़ा सा इससे वेटेज कम हुआ तो मुझे वैसे, मतलब जो लोगों को फर्क पड़ता है ना, मैं तो ऐसा कहता हूँ, मैं तो दूसरों से ऐसा कहना चाहता हूँ कि जिस चीज से लोग परेशान हो ना, उसको आप फायदा समझ लो बस। बिल्कुल, मतलब उसमें ज्यादा काम करो। वो उसमें कंफ्यूज्ड है और आप उससे निकल जाओ, कि आपको वही तो मौका मिलता है अगर आप, मतलब करोगे। और दूसरे उसको करने में थोड़े से बातें बनाने में लगे हैं, तो वो आपको टाइम मिल रहा है, आप उस टाइम का आप सदुपयोग कर सकते हो। आप चुपचाप शांत रहो बस और निकल जाओ आगे, ऐसा मतलब। राइट। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए मैथ्स में कुछ अलग से आपने? नहीं, कैलकुलेशन के लिए कुछ यूट्यूब पर, मतलब आपके भी 2-3 वीडियो थे शायद उसमें, स्पीड कैलकुलेशन के, और आरबी के भी कुछ, मतलब यूट्यूब पर अच्छे से कोई वीडियो देख लिए कैलकुलेशन स्पीड के लिए बस। ताराचंद जी, इंग्लिश के प्रिपरेशन के बारे में बताइए, आपने कैसे तैयारी करी? क्योंकि आपने पूरा सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया है, तो किन बुक्स का यूज़ किया आपने और किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा? इंग्लिश में भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश के हिसाब से 119, राइट? तो विस्तार से बताइए। और जो मेंस में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उसके लिए एस्पिरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरा वैसे तो मेरी ग्रामर तो ठीक ही थी पहले, और बाद में ग्रामर के लिए मैंने एक बुक परचेज की थी, नीतू मैम की, वॉल्यूम बनाती है, स्पेशलाइज्ड है इसलिए, इसके लिए ग्रामर के लिए, वो मैंने अच्छे से पढ़ी थी। और इस कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश एडिटोरियल बाय आशीष सर। उनका एडिटोरियल मैंने इतनी शानदार से शालीनता से पढ़ा था, मतलब मुझे इंग्लिश के अंदर भी मैथ जैसे, मतलब तरीके से पढ़ना था, तो गहराई से पढ़ने के लिए शानदार तरीके से इंग्लिश इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए बात ये होती है कि अपने को पढ़ना आना चाहिए पहले। तो वो क्या है कि लंबे टाइम से पढ़ा रहे थे एडिटोरियल, और मैंने उनको देखा था, और फिर मैंने उनको बहुत, मैं 1 साल से लगभग उन्हीं को फॉलो कर रहा था। हमेशा एक एडिटोरियल पढ़ना, पहले इसमें 2 एडिटोरियल आते हैं द हिंदू के अंदर, वो द हिंदू पढ़ाते हैं।
पहला खुद पढ़ाते हैं और दूसरा खुद पढ़ लेता था मैं, या फिर दूसरा खुद पढ़ाते हैं तो पहला मैं पढ़ लेता था, इसलिए ऐसे मैंने प्रोसेस की थी। और उसमें वोकेबलरी भी थी, ग्रामर भी थी। ग्रामर ज़्यादातर मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी, वो किताब में यूज़ ऐसे ही कभी-कभार टेस्ट पेपर आए तो यूज़ कर लेता था उस बुक को, वरना मेरी ग्रामर ऐसे इससे ही अच्छी हो गई थी। वो सर वोकेबलरी पढ़ाते थे उसमें और पढ़ना सिखाते भी थे और उसमें ग्रामर भी समझाते थे साथ में। चैनल का नाम क्या है, पूरा बता सकते हैं आप? हाँ, वो इंग्लिश एडिटोरियल बाय आशीष सर, मतलब बड़ा शानदार। तो जो लोग पढ़ाते हैं। एडिटोरियल में हाँ। शुरुआत करना चाहते हैं, कोई दिक्कत है तो हाँ, सर का एडिटोरियल के लिए चैनल वो बेस्ट रहेगा। ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आगे और बताइए इंग्लिश में। वोकेबलरी के लिए पहले वोकेबलरी के मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक पढ़ लेता था, नीतू मैम की किताब थी और एडिटोरियल से भी पढ़ लेता था वोकेबलरी। फिर मैंने 2021 में वो इस TSS का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे इंग्लिश में मार्क्स थोड़े कम थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और MTS का भी मैंने क्लियर कर रखा है, उसमें भी मेरे मार्क्स इंग्लिश में कम थे जस्ट। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी वोकेबलरी थोड़ी-सी कमज़ोर है। वोकेबलरी मतलब पूरे 100% नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने ब्लैक बुक का नाम सुना था कि उससे सारा उसमें वोकेबलरी से वो मतलब सैटिस्फाइड बुक है एकदम। उसको पढ़ेंगे तो हम सैटिस्फाइड हो जाएँगे। तो वोकेबलरी के लिए मैंने स्पेशल उसके लिए 10 या 15 दिन दिए थे। उसको चेक किया था और पूरी पढ़ी थी। तो मुझे शानदार लगी कि हाँ यार, ये तो टेस्ट में जो आते हैं वही इसमें है। और उसमें पूरी वोकेबलरी भरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीज़ मिल जाए बस, उसको मतलब कर लेंगे बस, जो चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे कैसी भी हो, कर लेंगे बस, मिलनी चाहिए एक बार। पता चले पढ़ना कहाँ से हाँ, है। पढ़ना कहाँ हुँ, से है। हुँ। और उसके लिए लोगों से बात को सुना था कि वो ब्लैक बुक वोकेबलरी की बेस्ट है, तो वो कर ली थी। और इस प्रकार इंग्लिश की जो होगी शानदार। तो शब्द कैसे याद करते थे आप? क्या शब्द तरीका? में मेरा क्या है कि थोड़ी-सी मैं शब्द को पक्का याद नहीं करता था। लगभग ऐसा रिलेट कर लेता था कि इसका अर्थ ये हो सकता है और फिर उसको सिनोनिम से के साथ रिलेट करके और इसे याद करता था। लिखता तो मैं कम ही लिखता था। लिखने में याद थोड़ी-सी कम थी, तो शाबाश भी थी। रोज़ कुछ टारगेट था कि इतने-इतने शब्द मैं रटेंगे? हमेशा कम से कम 100 वर्ड हमेशा पढ़ता ही था। तो पढ़ते थे आप? हमेशा पढ़ता था 100, सब 150। मुझे वोकेबलरी पढ़ने में इंटरेस्ट भी था अच्छा। कि मुझे इंग्लिश सीखनी थी। कि यार इंग्लिश अखबार पढ़ने का मुझे थोड़ा शौक था, इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी ज़्यादा इंग्लिश में इंटरेस्टेड था मैं, इंग्लिश और मैथ में इंटरेस्ट था मैं। और इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाऊँगा ना फिर अच्छा हो जाएगा, मैं सोचता था ऐसा। तो फिर मैं हमेशा 100 से 150 वोकेबलरी मेरे इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ता था और इस ज़रूरी तो थी बस। तो इससे मैं दोनों फ़ायदे। और ये जो पैरा जंबल्स वगैरह आते हैं, हाँ, पेराजम्बल का मैंने किरण की जो प्रीवियस ईयर की किताब थी ना, उसमें मैंने पेराजम्बल्स के 200 150 सेट पूरे लगा लिए थे बस, कि मतलब कोई कमी ना रह जाए। बस 100% देना, पूरा 100% काम करना बस। 150 2 सेट लगा लिए पूरे। और एक क्लोज टेस्ट वगैरह जो आते हैं, हाँ, वो ये भी वो भी शायद वहीं से? उन्हीं में से, किरण ओके। की PYQ से। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ अलग से किया आपने इसके अलावा जो नहीं, रीडिंग के लिए एडिटोरियल और एडिटोरियल सफिशिएंट था, मोर देन। ओके। और अखबार पढ़ता था साथ में, और ये कभी-कभार मन करता था। आई थिंक ज़रूरी है एस्पिरेंट्स के लिए अब न्यूज़पेपर पढ़ना, बिकॉज़ हाँ। कॉम्प्रिहेंशन का इम्प्रूवमेंट तभी कॉम्प्रिहेंशन होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको हम एक साथ अगर लास्ट में 2 महीने बचे हैं, तो उसको हम नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने पहले से ही सोच लिया था कि ये तो ज़रूरी है। जैसे जीके का था ना, मैंने सोचा जीके का हाथों-हाथ आप कुछ भी कर लो, हाथों-हाथ नहीं कर सकते थे। कम से कम 1.5 साल या 2 साल पहले ही आप आराम से बेस बनाते चलो। जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो अक्सर रीडिंग को इग्नोर करते हैं। मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप रीडिंग करो, थोड़ा-थोड़ा करोगे, धीरे-धीरे करके फिर जब आदत बन जाएगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार रीडिंग मेरे लिए एक काम है, वो आपकी एक आदत हो जाएगी क्योंकि वहाँ से आपको नॉलेज भी मिल रही है। प्लीज़ स्टार्ट योर रीडिंग जर्नी, एटलीस्ट स्टार्ट विद 30 मिनट्स और पढ़िए, कुछ ना कुछ इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ताराचंद जी, जो जीएस है, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, मेंस में आ गया पहली बार, कैसे तैयारी करी आपने जीएस? जीएस का क्या है कि हम यूट्यूब पर क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का, मतलब पॉलिटिकल साइंस है तो उसका कोई स्पेसिफिक टीचर ढूंढ के और उसकी पूरी कम से कम 30 वीडियो 35 वीडियो में पूरा वो करा देते हैं कोई भी। मतलब मैंने तो उत्कर्ष का एक टीचर थे, दिनेश जी गहलोत सर, पॉलिटिक्स में उन्होंने कर ली थी। फिर हिस्ट्री भी कोई एक अनअकैडमी का कोई टीचर था, उनसे की थी। और जियोग्राफी भी अनअकैडमी के कोई टीचर थे, उनसे की थी। मतलब पूरा एक टीचर ढूंढा और उनका पूरा पढ़ लिया। हर कोई टीचर वो करा। अगर हम कोर्स लेना, अगर जिसका वो पैसे देके, तो एक ही टीचर करवाता है, वो पूरा करवा देता है। और यूट्यूब पर ये फायदा है कि अपन स्पेशल पॉलिटिक्स है तो उसका अलग टीचर मिलेगा, और अर्थशास्त्र है तो उसका अलग टीचर मिलेगा, और बायोलॉजी है तो उसके अलग अलग मैम से किया था मैंने। अलग अलग टीचर का यूज करके, मतलब। और फिर मैंने लुसेंट को बड़ा महत्व दिया था। ओके। लुसेंट में हर एक इंफॉर्मेशन है, हर एक उसको गहराई से पढ़ने की जरूरत है। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, परंतु है वो मोर देन सफिशिएंट। तो एक क्वेश्चन मेरा ताराचंद जी, लूसेंट पढ़ने में लोग घबराते भी हैं क्योंकि वो घबराते हैं। बिल्कुल वो फैक्ट्स 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 सारे फैक्ट्स फैक्ट से भरी हुई है।
तो कैसे पढ़ते थे उसको उसको मैं कि- बार बार पहले वो मैंने कर लिया था, वो यूट्यूब पर हल स्पेशल टीचर्स के तरीके चेक कर लिए थे कि ओके। कैसे याद करें, क्या क्या करें, और उनसे तरीके सीख लिए थे सारे, और वो जैसे वो पढ़ाते थे उनके तरीकों से याद करना शुरू कर दिया था। अगर आपके पास थोड़ा बैकग्राउंड है तो वो हाँ, पढ़ना बुक तो लुसेंट आसान आसान है आसान और हो, बहुत अच्छी किताब है बिना सर, बैकग्राउंड आप बिल्कुल लुसेंट पढ़ ही नहीं सकते। नहीं पढ़ ये सकते। तो सभी सोच रहे हैं, सही भी है कि हार्ड बहुत है तो लुसेंट। ये अच्छा है, अगर किसी को सेल्फ स्टडी करनी है हाँ, तो आप ऑनलाइन तो पहले पूरा उसका टीचर से करो पॉलिटिक्स, और बाद में उसको अंदर से पढ़ो, फिर आपको आसानी से पढ़ सकते हो आप। नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे आपने जी हाँ, जीएस की बनाई थी मैंने, कम से कम 2 कॉपियां भरी थी अच्छी से। और बाकी सब्जेक्ट के भी नोट्स जैसे मैथ्स में क्या मैथ्स में मैंने फार्मूला लिखे थे कि मैथ्स में मैंने लिखे थे, एडवांस की लिखी थी, अरिथमेटिक भी कुछ हाँ। सारा नहीं लिखा था। फिर क्या है कि एडवांस वो मैथ्स का तो गगन प्रताप सर के हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने वो यूज कर लिए थे, तो फिर मुझे ठीक लगा। जीएस के नोट्स आपने नहीं बनाए थे? जीएस के मैंने नोट्स बनाए थे, परंतु नोट्स से वापस पढ़ना, अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो अपने नोट्स से वापस पढ़ना थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं लुसेंट से ही रिपीट कर लेता था। एक बार वो बैकग्राउंड बन गया था, फिर हमेशा लुसेंट पढ़ लो। लुसेंट मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार रिपीट की है। रीजनिंग में आपने किन रिसोर्सेज का यूज? रीजनिंग में तो यही मानो कि मॉक्स लगाए थे, और एक किरण की जो बुक आती है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस टॉपिक से कोई एक सवाल गलत हो गया मॉक्स में, तो उसका पूरा लेके बैठ जाओ किरण में, और सारा सल्टा के मतलब पूरा कर लो। ऐसे ऐसे किया था। हाँ, अब तारा जी आते हैं मॉक, तो मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी। तो आपने मॉक टेस्ट पहली बार तो कब देना शुरू? प्रीलिम्स के कितना दिन पहले देना मैंने प्रीलिम्स से शुरू कर दिया था, लगभग 2 या 2.5 महीने पहले। मेरा कोर्स पूरा हो गया था, उसके बाद मैंने मॉक्स लगभग, आप मान सकते हो कि प्री का हुआ था, मेरा दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो मैंने लगभग सितंबर में लगभग स्टार्ट कर दिया था, और वो भी मॉक्स देख के एनालिसिस करके सारा कुछ मॉक्स को बड़ी शालीनता से किया था। शुरू? कितने मॉक टेस्ट दिए आपने? आप मान सकते हो प्री तक सारे ओलिव बोर्ड के, बायजूस के, टेक्स्ट बुक के सारे मिलाकर आप मान सकते हो 100 से 150 तक कर लिए थे, ज़्यादा किए सुपर होंगे। मॉक भी ट्राई किया नहीं? सुपर मॉक्स मैंने मेंस के समय किया था ट्राई। मेंस की तरफ जो हमारे होते हैं ना फ्री वाले, मैं सुपर मॉक का मैंने वो लिया नहीं था, सब्सक्रिप्शन नहीं लेता? ओके। सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था ओली बोर्ड का, बायजूस का और टेक्स्ट बुक का। और बाकी इनका जो शाम शनिवार को और रविवार को होता है ना, सुपर मॉक्स का होता है, ओली बोर्ड का होता है, वो सारे ऑनलाइन लाइव भी देता था। ये आपको पता है कि सुपर मॉक्स हमारा है? जी, हमें हाँ, पता है। ठीक है। अरे आपने वो सजेस्ट किया था कि आप उसको अभी अभी हमारे यहाँ एक टीचर का कॉल आया था, इंग्लिश के टीचर हैं। तो अच्छी बात यह है कि हमने सुपर मॉक्स को एक अलग से नाम दिया। हम चाहते थे ये एज ए ब्रांड ग्रो करे, कम लोग जान पाएँ कि ये मैं चलाता हूँ। तो बड़ा अच्छा रहा कि एक टीचर का भी कॉल आया, उन्होंने बोला सर मुझे अभी पता चला कि सुपर मॉक्स आपका है। तो मैंने आपने कहा उसका तो करा है ब्रांड, आप उसके हाँ, ब्रांड एम्बेसडर थे वैसे। वो करता हूँ मैं, हाँ, प्रमोशंस प्रमोशन करता हूँ आप मैं। करते थे इसलिए बट पता था। बट ये है कि वो जैसे टॉपर जब उसका नाम लेते हैं ना, तो हाँ, वो जब लोगों के बीच में फैलता है ना, हाँ, तो वो इंडिपेंडेंटली भी फैला है हाँ, लोगों फिर के वो बीच में ज़्यादा सुपर अच्छा मॉक्स। तो कई लोग ऐसे हैं जो सुपर मॉक्स का नाम जानते हैं, हाँ, बट वो ये नहीं जानते किसका कि है? मुझसे एसोसिएटेड है। तो मुझने कहा फिर हमारी स्ट्रैटेजी सफल रही, ये ब्रांड मेरे नाम के ऊपर चल रहा है अगर, तो बहुत अच्छा है। ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और है कि मॉक्स की एनालिसिस कैसे करते थे आप? मॉक्स एनालिसिस यही मान सकते हो कि मॉक्स पहले दिए, 1 घंटा दिया। मेरा तो थोड़ा-सा अलग था कि अगर मॉक्स मेरे नंबर थोड़े कम आ गए ना, तो फिर एक और मॉक्स। दिन में कभी-कभार मैं 4-5 मॉक्स दे देता था। हालाँकि मेरा रूटीन तो ये था कि 1 मॉक्स दूँ, 1 मॉक दूँ, परंतु कभी-कभार जब ऐसा थोड़े कम नंबर आ गए तो पूरा 4-5 दे दिया, और फिर दूसरे दिन बैठ के पूरा एनालिसिस करना। क्योंकि 5 मॉक्स दे दी ना आपने, फिर उसमें आपको सारा रिवीजन मिल जाता है, पूरा रिवीजन हो जाता है। जीके का हो, मैथ का हो, पूरा। कम से कम 100-100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं, पूरा रिवीजन होने के लिए। तो लेट्स से मॉक आप एनालिसिस कर रहे हो, तो किन-किन पैरामीटर्स का ध्यान रख रहे हो? मैं मॉक्स में इसमें क्या है कि अलग-अलग कई क्वेश्चन होते हैं जो हम क्लास में भी, मैंने बहुत सी क्लासें ली थी, पर कई क्वेश्चन मैथ में मान लो आप, तो कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है ना करने के तरीके, वो मॉक्स के अंदर शानदार मिलेंगे आपको। और जीके में भी ये सेम सिस्टम था, मतलब उसमें बड़ा सही तरीके से समझाया हुआ होता है। और मैं जीके का पढ़ रहा था, तो हमेशा मेरा ये आदत थी कि मैं हर चीज़ को मैप में देखूँ। मैप देखने का मेरा बड़ा शौक था कि कौन चीज़ कहाँ है, कैसी है, और कैसी मतलब कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, वो भी देखता था पूरा, कि ये मतलब हर चीज़ को ध्यान से देखना। और इंग्लिश का उसमें वो हर चीज़ का कोई स्पेसिफिक कोई बात आई उसको पढ़ता था। मैं नोट नहीं करता, मैं थोड़ी ख़राब थी, ये मैं मान सकता हूँ, पर नोट करना चाहिए, पर मैं नहीं करता था। मेरा थोड़ा-सा अलग, नोट करने में थोड़ी-सी मुझे दिक्कत होती थी। नहीं, सबका अलग-अलग नेचर होता है एंड आई थिंक नोट मेकिंग अच्छी आदत है, मैं भी यही बोलता हूँ। अच्छी आदत है, परंतु लेकिन मैं भी नोट्स बनाने में बड़ा हाँ, कच्चा था। कभी-कभी मैं इसी वजह से मेरे कभी-कभार क्वेश्चन गलत हो जाते थे। नोट नहीं करता था इसलिए। मॉक में कोई बताओगे सबसे बढ़िया रिजल्ट क्या रहा हो, सबसे खराब रिजल्ट क्या मेरा रहा? हाईएस्ट रहा था 328 ओली बोर्ड पर। ओके।
और मिनिमम रहा था मेंस के टाइम बता रहा हूँ मैं 241 नंबर। ओके। उसमें मेरा एक मैंने यूट्यूब पर आपका शायद देखा था, किसी का इंटरव्यू देखा था, उसमें कहा था कि आप मतलब जितने भी कम आ जाए ना, आप डिमोटिवेट कभी मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वो दोस्त इतने सही थे ना, उस समय मुझे वो वीडियो काम आ गया। मैं सोचा अगर वो वीडियो नहीं देता ना, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता। तो फिर मैं 241 देखा था, फिर सोचा नहीं यार कर लेंगे, ऐसे हो गया होगा, कोई कारण रहा होगा। मैंने एक अपनी स्टोरी भी शेयर करी है इसके बेसिस पे। जब एक हम इंजीनियरिंग इंट्रेंस दे रहे थे, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मेरी कोचिंग के मॉक टेस्ट में 2000 लोगों में 1600 रैंक आई थी। और वो सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ यार कि अगर 2000 लोगों में 1600 रैंक है, तो 2 लाख लोगों में क्या होगा, 3 लाख लोगों में क्या होगा? तो बाहर हो गए हम। बट देन वो सेल्फ डाउट जब आता है ना, तो अंदर से एक आवाज़ भी आती है ना, कि खुद को बैकअप करने की कि ठीक है, आज का दिन खराब था, कोई वैसे बात नहीं, देख ऐसा मान लेंगे। के आगे निकल लेते। तो एक्चुअल एग्ज़ाम में फिर मेरी 103 रैंक आई थी उसमें, मुझे याद है। तो ये होता है ना कि आई थिंक अगर 1-2 बुरे एक्सपीरियंसेस हैं मॉक मॉक के, तो उसको दिल से नहीं लगाना है। जैसे आपके साथ हुआ हाँ, कि 241 नंबर एक मॉक में है, तो आदमी डेफ़िनेटली और सोचता है कि उसके मेरे 1000 में रैंक मेरे ऐसा मेरा मतलब था कि मैं सोच रहा था कि 1000 में से रैंक आनी चाहिए बस, और 1-2 में तो वो चांस नहीं थे। चांस है। तो फिर बहुत घबराहट हुई थी, फिर मैं बाद में था उस बांध लिया था कुछ, मतलब ऐसा ही हो गया होगा कुछ। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ फ्रेमवर्क लोगों को, जैसे कोई मुझसे पूछता है कि सर मेरे 100 नंबर आए, मैं कहता हूँ मुझे 1 मॉक का स्कोर मत बताओ, मुझे हाँ। आप अपने 5 मॉक का स्कोर बताओ। बिकॉज़ वो 1 मॉक ना कभी भी खराब हो सकता है आपका। अगर आपके 5 मॉक में लगातार मार्क्स 100 के आसपास, हाँ, तब यही हम कहेंगे कि हाँ, आपकी परफॉर्मेंस हाँ, खराब है। यही शायद मैं भी यही करता हूँ। मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है गौरीशंकर, उसका नाम गौरीशंकर, वो भी एसएससी में, एसएससी के अंदर ही है। उसको मैं मेरा सेम प्रोसेस उसे बताता हूँ मैं। और जो पूछता है ना, उसे उसे भी मैं सेम ही प्रोसेस बताऊँ कि आप ये करो। तो और कुछ दूसरे होते हैं, वो थोड़ा समझ में सोचते हैं पता नहीं कैसा बता रहे हैं। वो तो थोड़ा-सा पूरा ध्यान दे लेता है कि हाँ, इसका प्रोसेस अच्छी होगी। अच्छा, एक चीज़ और पूछूँगा मैं आपसे कि ये जो एग्ज़ाम है एसएससी, मतलब आपके हिसाब से कितना कठिन एग्ज़ाम, मतलब कोई औसत बच्चा अगर, जैसे लोग पूछते हैं मुझसे कि औसत हूँ मैं, क्या मैं निकाल सकता हूँ? तो हम लोग तो बोलते हैं निकाल सकते हो, हर कोई बोलता है। आपने भी एग्ज़ाम दिया है, आप एस्पिरेंट्स को समझते होंगे। आपको क्या लगता है एसएससी कितना कठिन एग्ज़ाम है? और जो नया पैटर्न है, आपके हिसाब से क्या ये पिछले पैटर्न से बेहतर है? उन बच्चों के लिए जो थोड़ा मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, या फिर वैसा ही है अभी? नहीं, मैं पीछे वाले का मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे पीछे वाले कैसा था वो पूरा ज़्यादा मेरा आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। ये है, ये अच्छा है बस, ऐसा मान सकता हूँ मैं। पीछे वाला होता तो मैं उसके बारे में बता सकता, परंतु मुझे ये ठीक लग रहा बट है। आपको क्या लग रहा है कि एसएससी से एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या बहुत ज़्यादा आईक्यू चाहिए, इंटेलिजेंस लेवल चाहिए, या अच्छी तैयारी मुझे चाहिए? तो लगता है कि बस मेहनत करो। हुँ। मेहनत में मतलब 1% भी आप अगर डिसऑनेस्ट कर रहे हो ना, तो फिर चांस नहीं है। ऑनेस्ट आपसे कितने थोड़े-से वीक हो ना, तो आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो बस। परंतु ऑनेस्ट रहोगे ना मेहनत के अंदर, तो फिर ज़्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड हार्ड तो है ही नहीं, ये तो मानता नहीं। ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ी-सी जानकारी हो जाएगी ना, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर आपके लिए हार्ड नहीं है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे इनसे बात करके एक चीज़ समझ में आ गई कि इन्होंने हार्ड वर्क किया है, मेहनत करी है, और कोई भी चीज़ जैसे है, इनको पता है कि ये विषय है, कमज़ोर है या अच्छा है, खराब है, उस पे जम के इन्होंने काम किया। हाँ द जी, ओनली वे टू इम्प्रूव इज़ प्रैक्टिस, तो वो इन्होंने प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया से किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। और बहुत अच्छा अच्छा हाँ, किया। कोई मतलब बहाना नहीं, मैं कहता हूँ कि बहाना तो बस बनाओ ही मत। मतलब सोचो बहाना कि मत, कभी सोचो ही मत बहाने के बारे में। राइट। जैसे भी हो मेहनत करके, कोई भी अगर कमज़ोर चीज़ है तो उसको बस पूरी मेहनत करो, आप उसमें लग जाओ बस। जो आपको डाउट लग रहा है कि ये थोड़ी मेरी कमज़ोर है, तो उसमें पूरा मतलब लगा दो। 10 दिन उसमें ही खो जाओ बस, अपने आप से हो जाएगी। तो शिकायतें करना छोड़ दो, मतलब शिकायतें तो एक मतलब कोई भी चांस ही नहीं है शिकायत का, तो कोई। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने किताब में पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ है कि जो कुएँ का पानी होता है ना, उसका टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है? और वो थ्रू आउट द ईयर 18 ही रहता है। हाँ, ठंडी जब होती है, तो भी 18 है कुएँ का पानी, और जब गर्मी है तो भी 18 है। जब आदमी ठंडी में उस पानी को पी रहा है, तो उसको वो पानी गर्म लगेगा, क्योंकि वातावरण ठंडा है। जब वो गर्मी में पानी पिएगा, तो वो पानी उसको ठंडा लगेगा। लेकिन टेम्परेचर उस पानी का तो 18 ही है, हाँ, तो सीज़न्स के हिसाब से वो पानी हमें ठंडा या गर्म महसूस होता है। हाँ। ऐसे ही कोई भी सिचुएशन जो है, वो बस सिचुएशन तो आप वही है। उस सिचुएशन में बस आप उसी तरह से लगे बिल्कुल। रहो बस, उसी तरह से। चाहे कोई मेरे सच बताऊँ तो मेरे लाइफ में मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई है, उसको मतलब सभी को शेयर करना अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं बता सकता। डिफ़िकल्टी बहुत आई है, और उनको मैंने शायद हैंडल कर लिया है, इसलिए आज मतलब यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप वही अपनी तैयारी को एक कांस्टेंट पेस से चलाते रहो। लगातार उसी तरीके से सिचुएशंस आएँगी, चेंज होंगी, बदलेंगी, हाँ, और हर सिचुएशंस किसी का में मुझे लगता है रिएक्शन भी चीज़ों को लेके डिफरेंट होता है। हाँ, डिफरेंट होता है, और मैं तो कहता हूँ बस आप बने रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
जो आप अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम्स रियल में लोग कहते हैं, और मैं इसको मानता भी हूँ कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो आप उसको झेलने के लिए मतलब तैयार रह जाओ बस कि हाँ मैं कर तो लूँगा यहाँ बस। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, तो जो कुएं वाला मैं एग्जांपल दे रहा था, तो हाँ, उसमें ये था कि हमारा कोई भी सिचुएशन जैसे लाइफ में है, तो सिचुएशन तो जो है वो है, जैसे कई लोग हैं मान लें उनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो दूसरों को दोष देना शुरू कर देंगे कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, घर वाले पढ़ने नहीं देते, ये नहीं होता है। लेकिन जैसे कुएं का पानी जो है वो तो 18 है, कोई उसको ठंडा बोल रहा है, कोई उसको गर्म बोल रहा है। तो लाइफ की कोई भी सिचुएशन अगर आपकी है, वो सिचुएशन तो इंडिपेंडेंट है, आप क्या जजमेंट ले रहे हो, क्या सीख रहे हो उससे। जैसे आपने बोला नेवी और एयरफोर्स में हमारा नहीं हो पाया, अब कई लोग अपनी ज़िंदगी में ये मान के बैठ जाएँगे कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता यही है। तो। लेकिन आपने बोला कि ठीक है, एक्सपीरियंस है, हाँ, बस। ठीक है, जहाँ तो नहीं हुआ मैं सच आगे बताऊँ बढ़ेंगे। तो नेवी हाँ, में जो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ ना, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फेलियर का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और बहुत बुरा होता है पहला। बहुत मतलब उसमें रोना तो अब क्या कर रोए किस क्या की बात वही थी। हाँ, बस अपने आप को थास बंधाई और कर लेंगे बस तो ये वो एक तो ना 12वीं तक ऐसा लगता है ना कि दुनिया में बस हम ही हीरो हैं। मुझे याद है मैं 12th में घर से निकला था ना, मेरे को लगता है हमारे आगे कौन है? अब वहाँ जाके जब आप बाहर निकलो तो आपको लगता है कि यार आपसे भी बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट तैयार लोग हैं। है। ये एक्सेप्ट करना शुरू में बड़ा मुश्किल होता है। धीरे-धीरे तो आदत पड़ जाती है, आपको समझ में आता है कि हम ही तुर्रम खान नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सबके टैलेंट हैं, वो अच्छे हैं हमसे, तो ये चीज़ डाइजेस्ट करने में वक़्त लगता है। बट आई थिंक अगर आप प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, हाँ, काम करोगे, तो यार सिलेक्शन हाँ। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट लोगों का हो रहा है। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं कोट करूँगा कि एवरेज पीपल हू डिवोट मोर देन एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम ऑन एनीथिंग एक्सेल। तो अगर आप औसत विद्यार्थी भी हैं, लेकिन अगर औसत से ज़्यादा समय अगर आप पढ़ने में देते हो और सफिशिएंट टाइम देते हो, तो आप निकालोगे एग्ज़ाम। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपसे नहीं होगा, बिल्कुल। और वो सबके लिए ट्रू है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो वही एसएससी हो, चाहे कोई भी। हाँ। एग्जाम चाहे कोई सा हो, बस उसके अंदर पूरा डिटेल से रिसर्च कर लो बस कि कैसा हम कर तो सकते हैं, तो कैसे करें बस इतना ध्यान दे लो बस। और तैयारी के दौरान सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं आप? हाँ, मुझे थोड़ा-सा मूवीज़ का थोड़ा-सा मैं पढ़ता हूँ ना, अभी तो एग्ज़ाम होने के बाद मेरा मूवी का मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं पढ़ता था ना, तो थोड़ा-सा मूवी की तरफ मेरा थोड़ा-सा था। तो वो मूवीज़ मैं कभी-कभार देखता था। सोशल मीडिया यूज़ करते थे? सोशल मीडिया यूज़ तो करता था, परंतु मैं पढ़ते समय फ़ोन एयरप्लेन मोड में बस। अच्छा, तो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते थे आप? ट्विटर, फेसबुक, मैं इंस्टाग्राम? फेसबुक और मैं मुझे थोड़ा-सा के सामाजिक बनना, थोड़ा-सा सामाजिक सोशल लाइफ़ जीना अच्छा लगता था। तो मैं हर चीज़ से अपडेट भी रहता था साथ में। व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में थोड़ा अपडेट रहना ज़रूरी समझता था मैं कि हर चीज़ से थोड़ा-सा अपडेट रह लें बस, मतलब हर बात का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, सुन लो बस, ध्यान पता चल गया कि हाँ, बस ऐसा है, ठीक है। तो मैं इमेजिन करना चाहता हूँ कि आप जैसे पढ़ रहे हो, तो फ़ोन आपका बगल में रहता था? तो मन नहीं करता उठा के फिर देखें, नहीं, 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 ऐसा वीडियो ऐसा चला नहीं, लें नहीं, कोई? नहीं, मतलब ऐसा मन तो नहीं करता था। हाँ, ऐसा कोई काम चीज़ ऐसा लगता नहीं कि शायद कोई काम चीज़ हो सकती है, तो एक बार चेक कर लिया कि कोई काम चीज़ तो नहीं है, बस छोड़ दो बस। मतलब कई बार क्या होता है ना, इवन अपने साथ मैंने देखा है यार, बड़ा फ़ोन बड़ा ही डेडली हाँ। चीज़ है यार, कि कई बार ना कोई काम नहीं होता है, तब भी फ़ोन उठा के इधर ऐसे हाँ, स्क्रॉल ऐसे किया ऐसे जाए। करते हैं। तो पढ़ते समय क्या आपको ऐसी क्रेविंग होती थी फ़ोन नहीं, नहीं, की? नहीं, नहीं, आदत ऐसा नहीं थी नहीं, मतलब नहीं, आदत आपकी? आदत मैं अगर मैंने फ़ोन देखा और स्टार्ट हो गया ना, तो फिर मैं रुकता नहीं था। इसलिए मैं कम ही देखता ही कम था कि अगर नहीं देखूँगा ना, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं तो रहेगा। जैसे आपने बुक ली, मान लिया मैथ्स पढ़ रहे हो आप, लेट्स से उड़ान का आपने वीडियो देख हाँ, लिया, देख तो वो 1.5 घंटे के पीरियड में आप फिर नहीं, नहीं, और बाकी सब भूल ना बस। क्लास कर रहे हो तो क्लास ही हाँ, कर रहे हो एयरप्लेन आप। मोड में किया फ़ोन और वाईफ़ाई जोड़ी लाइब्रेरी के अंदर, अच्छा, बस वाईफ़ाई से, हाँ, ये वाईफ़ाई। बहुत अच्छा। बस और नोटिफ़िकेशन सारे बंद कर रखे थे? मतलब साइलेंट थे, और मतलब जो ऐसा लगता था कि ज़रूरी है तो बाद में देख लेंगे, मतलब अगर खाना खाने जाएँगे तो मतलब देख लेंगे। हुँ। अच्छा, एक और ये दुनिया है ना यूट्यूब वाली, थंबनेल वाली, कि जिसमें खूब ऐसे खतरनाक थंबनेल आते हैं ना, 30 दिन में एग्ज़ाम हाँ, निकालें, वो टॉप रैंक तो ऐसे आएगी, तो वो सब कैसे? उससे तो मैं सोचता ही नहीं था उनके बारे में। मेरी आदत थी कि हर चीज़ को बड़ी गहराई से रिसर्च करके फिर पढ़ो। क्योंकि 30 दिन में करोगे तो हो सकता है कि आप कभी हिसाब से आ जाए पेपर, नहीं आए तो वो दिक्कत है। 2 महीने में करोगे, 6 महीने में करोगे। पूरी रिसर्च करके करोगे आप, चाहे पैटर्न चेंज हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। 30 दिन में देखिए एग्ज़ाम नहीं निकलता है, सिर्फ़ निकलता नहीं है। स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए जा सकते हैं, 30 में तो हो ही नहीं सकता ऐसा, तो निकलता नहीं है। चांस ही नहीं ठीक है, तो थोड़ा बच के रहो ऐसे थंबनेल से। अभी है। अभी तो बहुत आएँगे, एग्ज़ाम के टाइम पे सब आते हैं, मतलब मेरे को भी कई बार अभी लगता है कि डालते हैं यार वीडियो, बनाते हैं, फिर अब सोचता हूँ, फिर कभी-कभी नहीं बनाता हूँ, क्या अभी मैंने कल देखा था, एक कल आईएएस का सीएसएस का आया था, 2022 का फाइनल रिजल्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि 14 घंटे काम करती थी और 15 मिनट पढ़ती थी। तो मैं ऐसा भी हो सकता है, फिर तो हम आईएएस बन जाएँगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना टाइम तो मिल ही जाएगा हमें भी। दुनिया क्लिकबेट की है, तो टाइटल्स ऐसे डाले जाते हैं कि ना लोग क्लिक बस करें क्लिक करें और और देखें।
और वो मैंने भी देखा था, मैं किसी का ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, वो मैंने मुझे भी देखना पड़ गया था। बिल्कुल ऑब्वियसली वो चली जाएगी निगाह वहाँ पर, ठीक है। तारा जी, तैयारी के दौरान बहुत सारे फेजेज़ आते हैं जहाँ पर मन नहीं लगता है, मोटिवेशन की है, तो अ, हमारा जैसे टॉपर इंटरव्यू कराने का प्रोसेस यही है कि बच्चा जब बोर हो रहा हो और पढ़ाई से बोर हो रहा हो और डिमोटिवेट हो रहा हो, तो इनको देख के थोड़ा देखे यार कि हमारे से लोग एग्ज़ाम निकालते हैं मोटिवेशन के लिए। आपका क्या तरीका था? हर किसी का अपना तरीका होता है मोटिवेशन पाने का, रिलैक्स करने का, आपका तरीका क्या था? मुझे शॉर्ट वीडियोज़ पर तो कभी मतलब ये एक बिलीव होता ही नहीं है। मैं 1 मिनट का कुछ सुन के तो मैं कोई डिसीज़न लेता ही नहीं हूँ। इसलिए ज़्यादातर मैं टॉपर्स का जो आपके जो रेमोस एग्ज़ामों के थे ना, टॉपर्स जो शो होते हैं उनको ही मैंने देखा था, ये शो। उसमें क्या है कि कम से कम 40 या 50 मिनट का वीडियो होता है। उसमें सारी जिस डिफ़िकल्टी से निकला है, हर बात को पूरा डिटेल से बताया उन्होंने। इसलिए जो अच्छी बातें हैं और वो जो जिन डिफ़िकल्टी से निकले हैं ना, वो डिफ़िकल्टी हमारी आई है तभी तो हम वो देख रहे हैं। उसमें उससे निकलने का अच्छा लगता था वैसे ही। एंड क्या ये मोटिवेट करता है? मैं बस जानना चाहता हूँ कि यार कि एक दिन हम भी जाएँगे, शो में बैठेंगे और अपना ये तो बहुत मैं तो इसी का मान सकते हो कि जिस प्रकार मेरा इनकम टैक्स का क्रेज़ था ना, बस ये मतलब मैं अपनी स्टोरी मतलब शेयर करूँ किसी के साथ, जिससे कि जो मैंने मेहनत की है ना, वो भी और लोगों में मतलब ये काम आ सके। इतना मेरा पर्सनली सोचता था कि अगर 100 में से 100 के अंदर रैंक आ जाए ना, तो फिर वहाँ पे जाना आसान होगा। मेरा मानना था कि मेरी रैंक आएगी लगभग 500 या 1000 के अंदर आएगी। तो ये आ गई, ये अच्छी बात है, मतलब थोड़ा-सा। और ये सभी बच्चों को सोचना चाहिए कि देखिए, किसी को पता नहीं होता कि मेरी रैंक क्या हाँ, आने वाली है। मेरा मानना है कि 500 से ऊपर रैंक है ना, वो सारे सेम है। चाहे वो रैंक फर्स्ट का हो, चाहे 500 रैंक का। सारे बच्चे सेम है। हाँ, अलग किसी जिसका का दिन चल गया, हाँ, वो दिन वो और वो टाइम चल गया, वो पहले आ गया और जो बाद में रह गया, परंतु तो 500 से ऊपर सारे सेम है, ये एग्री। तो मान ये मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर रैंक 1 कैसे लाएँ? मैंने कहा रैंक दे टारगेट लेके जाना ही नहीं है आपको। मेरा मानना है कि रैंक 1 का भी आप कभी टारगेट रखेंगे। आप रैंक 1 का टारगेट रखेंगे और फिर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको मतलब डिमोटिवेट होना ही है बस। इसलिए क्या है कि मैं अपने बेस्ट मतलब कैसे ला सकता हूँ वैसे 1000 में से पहले तो आप पास होने का सोचें बस। मैं पास कैसे हो सकता हूँ? और फिर धीरे-धीरे मॉक्स में नंबर बढ़ें तो फिर 2000 में से, फिर 1000 में से आने के चांसेस, फिर 500 से ऊपर कभी सोचो मत। एंड द रियलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इज़ कि सच बता रहा हूँ मैं, आपने लाइन बहुत सुनी होगी कि आपका कॉम्पिटिशन आपसे ही है और ये सच बात भी है। आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप पड़ोसी से कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप खुद से ही कर रहे हो। आप जितना बेस्ट देके अपना आओगे ना, अपना वही आपको पता वही है। वही बताइए। वो बगल में क्या कर रहा है आपको नहीं हाँ, मालूम अभी है। उस समय अगर मेरे 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो हाँ, फर्स्ट रैंक थी और 2 क्वेश्चन गलत हो जाते तो वही मेरे 200-300 रैंक। उसमें ज़्यादा रैंक में 500 से ऊपर मैं मानता हूँ ना कि ज़्यादा हम डिफरेंस नहीं कर सकते थे। 500 मान लो, 1000 भी मान सकते हो आप। इस बार तो 36,000 थे, तो हम 1000 रैंक से ऊपर सेम मान सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर से भी फ़र्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ज़्यादा तैयारी पे फ़ोकस करें कि तैयारी अच्छी हो और मॉक से सीखें और बेहतर करें, ना कि रैंक-वैंक का हाँ, टारगेट रैंक करके वैंक का टारगेट परेशान हो। और एक रैंक का टारगेट तो इम्पॉसिबल ही है, वो तो कभी माने ही नहीं। अ, कितने घंटे आप पढ़ते थे पर डे और कैसे रात में पढ़ते थे या दिन में पढ़ते थे? मेरी आदत थी कि मैं रात को पढ़ता था। रात को 2-3 बजे तक, कभी-कभार 4 भी बजा मैं रात को पढ़ता था अखबार, वो था इंटरेस्टिंग पॉइंट। अखबार पढ़ता था इंग्लिश वाला रात को 2 बजे से 4 बजे तक, या फिर अगर होगा ना अभी मैं थक गया सारा कुछ पढ़ के, मैथ पढ़ के थक गया या रीज़निंग पढ़ के या फिर कुछ करके थक गया ना, फिर इंग्लिश अखबार पढ़ता था बस। उसमें इंटरेस्ट भी आता था और पढ़ता भी था और मुझे सीखने में इंटरेस्ट आता था। और दिन में मैं हमेशा लेट उठता था। मेरे पिताजी कहते थे कि सारे बच्चे तो जल्दी उठने की सोचते हैं और तू मतलब उनसे अलग ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने कहा, आप देखो मुझे तो ऐसा कंफर्टेबल है और आप कहें तो मैं मतलब चेंज कर सकता हूँ। हुँ। हालाँकि वो मेरे डिफ़िकल्ट होगा। तो कहते थे नहीं, आप जैसा आप अच्छा समझो वैसा। मतलब मेरी जर्नी में पिताजी का बड़ा अहम रोल रहा है। वो थोड़े-से एक उस समय के पढ़े थे उसमें, तो उनको थोड़ा नॉलेज है हर हर चीज़ का। तो उन्होंने हर बात पर मुझे बहुत मतलब साथ दिया है वो। पैरेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी बहुत होता है। ज़रूरी है। राइट। माता और पिता का सपोर्ट तो ऐसे ही मैं और बहन-भाइयों का मतलब बहुत सपोर्ट है। एक चीज़ और जैसे शेड्यूल का भी मुझसे पूछते हैं लोग कि सुबह पढ़ें कि रात को पढ़ें, तो कोई साइंस बैक्ड रिसर्च नहीं है कि हाँ, जो टाइम हाँ, का कोई कि रात में पढ़ने बाउंड नहीं वाला है। अच्छा है या सुबह पढ़ने वाला अच्छा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह के प्राणी हैं, हाँ, आपका माहौल कैसा है, कहाँ आप अनडिवाइडेड अटेंशन दे सकते हाँ, हैं। मेरी अगर मेरी आप रात में दे सकते हो रात में दो, दिन में दे सकते हो दिन में दो। मेरी ठीक है? आदत थी कि मैं 5 घंटे अगर पढ़ लिया ना, हुँ, फिर मुझे सोना है। दिन में मैं उठा, 9 बजे उठा, 10 बजे पूरा फ्री हो गया। फिर रात शाम दोपहर को 2 बजे 3 बजे पक्का, चाहे सर्दी हो चाहे। सर्दियों में लोग कम सोते हैं, मैं सर्दियों में भी सोता था। दिन में। हाँ, दिन में 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा सो लिया ना, फिर मैं रात 4 बजे आराम से 4 बजे तक। और दिन में सोना वो रिफ्रेशिंग भी होता है। बहुत 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 ज़रूरी है। वो रिफ्रेशिंग। मुझे लगता है कि वो दिन में सोना बहुत ज़रूरी है बस। क्योंकि लगातार 10 घंटे पढ़ने से ज़्यादा है कि 5 घंटे पढ़ो और फिर 2 घंटा रेस्ट कर लो, चाहे
चाहे कैसी नींद आई ना तो भी सो लो। और एक चीज़ मैं बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड करता हूँ, मैं जब सोचता हूँ ना बच्चों की जो तैयारी करते हैं ना फुल टाइम बच्चे, उनके जीवन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये ना बड़ा सही लाइफ, बस प्रेशर बहुत होता हाँ, है, प्रेशर लाइफ बहुत। सही इसलिए होता है बिकॉज आपके पास टाइम का पूरा कंट्रोल, पूरा जिंदगी में कोई भी दोबारा कभी ये मौका मिलेगा नहीं। दिन में आप सो सकते हो 1 घंटा, अपने शेड्यूल को बना और सकते हो कि कोई मैं कुछ कहने वाला भी कोई नहीं है। कहने आप वाला जैसा अपनी जैसा चलना चाहो ना, आप घरवाले कह देते हैं कि आप जैसा करना चाहो ना कर लो बस। हम फ़ोन करेंगे तो भी आपकी बहन मेरी सिस्टर के पास रहता था मैं, तो फ़ोन सिस्टर के पास करते थे घरवाले। उनसे बात हो सकती मेरे से, मतलब क्या मानो, मतलब वो कहते थे कि उससे बात हो सकती है क्या? घरवाले ऐसा कहते थे। तो फिर सोच लो कि हम थोड़ा-सा पूरा सपोर्ट पूरा था, मतलब घरवालों का। और फैमिली में क्या कुछ आप इन्वॉल्व रहते थे, काम-वाम करते थे? जैसे आपने बताया था ऑफ कैमरा की खेती-वेती भी आपकी है। हाँ, मैं क्या है कि हमारे क्या है बिरानी, जो बारिश होती है ना, मानसून का बरसात होती है ना, तभी खेत बोते हैं और वो एक सीज़न होती है। तो मैं हर साल लगभग, मेरे पिताजी थोड़े से एक स्ट्रिक्ट भी है वैसे। काम मतलब करवाते तो नहीं है, परंतु मुझे सही सीधा करने के लिए करवाते हैं कि कहीं डिस्ट्रैक्शन ना हो जाएँ। कि साल में कम से कम 1 महीना, जो सितंबर अक्टूबर का होता है लगभग हमारे वहाँ, उस समय कटाई होती है। तो 1 महीने मुझसे मतलब अच्छा-सा काम लेते हैं। खेत में पूरा 1 साल में कटाई फ्री में। और 1 महीना मतलब अच्छी तरह से, मतलब तो आपको मज़ा आता है या लगता नहीं, है नहीं, कि मुझे बहुत हार्ड लगता मुझे अब वो तो बहुत हार्ड लगता था, वो तो ज़बरदस्ती करवाते, वो एक ज़बरदस्ती मेरे, मुझे लगता था कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, बाकी सारा कुछ सपोर्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, 1 महीना ज़बरदस्ती व 11 महीने आप बाकी फ्री 11 हो, महीना मौज। राइट। अगर मैं उस 1 महीना अगर मैंने उनको कुछ नहीं कहा ना, तो फिर वो 11 महीने मेरे बस मौज। चाहे वो उस समय जो कैसे मैनेज करके पैसे, मतलब हर महीने पैसे भेज देते थे। अच्छा, सिलेक्शन के बाद जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन गए, तो इस पोस्ट का जो नाम है, वो बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है? कि इनकम टैक्स लगा एक तो भाई लोगों के अंदर थोड़ा-सा पैदा ही कर देता है, इंस्पेक्टर आप वो तो वो काल ही है। क्या क्या चेंज आया मतलब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि आस-पास वाले रिलेटिव्स कैसा रिस्पॉन्स? मेरा क्या है कि 2-3 बार सिलेक्शन हो रखा है। तो मेरी हवा तो पहले ही हो रखी थी कि ये नौकरी लगा हुआ है। तो पहले कहाँ सिलेक्शन, एक एमटीएस वाला आपका है? एमटीएस से पहले एयरपोस्ट नेवी में मेरा मतलब हमें उतना पता नहीं था कि हम मेडिकल में निकल भी सकते हैं क्या। तो अच्छा, अच्छा। पहले एयरपोस्ट, मतलब एयरपोस्ट बन गया ये। अच्छा, नेवी लोगों को पता लग नेवी गया डबल्यू था। में ऑफिसर बन गया। मतलब इतनी हाँ। हवाएँ फैल चुकी थी पहले। तो फिर ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, परंतु ये अच्छी पोस्ट थी ना, इसलिए रैंक 62 आ गई। तो फिर मतलब पूरा समाज में भी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था। अच्छा महसूस हुआ वैसे। फ्रेंड सर्कल कैसा है आपका, मतलब ग्रेजुएशन वाला, उनसे कनेक्टेड हैं आप, नहीं हैं? मैं ग्रेजुएशन वालों से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं अपने 12th वालों से ही कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ। तो मेरे नए फ्रेंड और कम बने हैं। 12th वाले, और वो 10th से 9th 10th 11th 12th वो बंदे मेरे अभी तक जुड़े हुए हैं मुझसे। मतलब उनसे मैं बात करता अच्छा भी महसूस करता हूँ, वो दिन भी मतलब अच्छे लगते हैं। कुछ लोग कुछ लग भी गए हैं। हुँ। तो अभी जब से एग्ज़ाम खत्म हो गया, और तो सबसे अच्छा हुआ इस बार रिज़ल्ट और बड़ा जल्दी आ गए। 6 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या करते हो आप? फ्री हो पूरा? अभी बस जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ग्रुप बना हुआ है, उनसे मतलब जो हमारे पास के राजस्थान के हैं, उनसे बस इंटरेक्शन कर रहे हैं। और 1-2 बंदे हमारे, मतलब मेरे, तो हम क्या है कि थोड़ा-सा अपने होते हैं ना पास के, उनसे थोड़ा-सा लगाव होता है। तो उनसे बातें भी होती है, 2-3 बंदे इंस्पेक्टर लगे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उनसे बातें होती है और भी। तो ताराचंद जी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ तो बस ट्रैवलिंग बताया था, और थोड़ा खाने का शौकीन हूँ बस, खाना डिलीशियस फूड्स खाने का शौक। बट ज़्यादा नहीं खाते हो आप, क्योंकि आप बिल्कुल फिट लग रहे हो। मैं तो मैं भी खाता फूडी हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, ठीक है? ये तो है। मैं थोड़ा-सा काम, ये तो कहता हूँ, मैं साल में 1-2 महीने काम भी करता हूँ। तो क्या है कि उसमें मैंने वो जो मतलब सिटिंग होती है, उससे मतलब जो होता है ना वो। हाँ, हम लोग का थोड़ा बैठना ज़्यादा होता है, हाँ। इसलिए हम लोग थोड़ा मोटे हो गए। तो ताराचंद जी, आप बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है मेरा, जिनके नाम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम तीनों होता है, जैसे मेरे नाम में है रवि मोहन मिश्रा, तो मेरा शॉर्टकट रैमो सर बन गया। तो आपका नाम रवि मोहन मिश्रा है? पूरा नाम तो यही या है। फिर एग्ज़ाम्पल दे रहे हो? नहीं, नहीं, ये नाम ही है मेरा पूरा। मैंने नहीं सुना सर, प्लीज़ आप बस मतलब। रैमो सर के नाम से जानते हो। हाँ, फिर ये सक्सेस भी है, मतलब मैं चाहता भी था कि छोटा नाम ही लोग मतलब जानें। आप यही प्रचार करना चाहते थे? प्रचार मैंने नहीं, नहीं, नाम तो आप मतलब यही रखना चाहते थे? देखो बच्चों ने नाम दिया, उनको बड़ा-सा नाम लगता था, बच्चे टीचर का नाम छोटा कर देते हैं। तो तो मिस्टर उस रेमो क्यों रखा? मोदी जी उस समय आए थे, 14 की बात है, तो नमो नमो उनको बोल रहे थे, तो मेरे रवि मोहन से आर-ए और एम-ओ काट के वो रेमो हो गया, और ठीक है। आपका नाम को टीसीएस बुला सकते हैं हम, हम टीसीएस टीसी बड़ी बोलते कंपनी है, हैं, टीसी या बोलते हैं आपको? टीसी बोलते हैं, मतलब जो पुराने दोस्त हैं वो टीसी बोलते हैं। वैसे मुझे स्टार सिद्ध मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, स्टार सिद्ध। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा-सा नाम है, उसको छोटा तो लोग दोस्तों ने कर रखा है आपके टीसी। जो आपका सरनेम है सिद्ध,
इसके बारे में बताएंगे? मतलब पहली बार मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, सिद्ध क्या है कि हम एक क्या बताऊँ जाट है ना, मतलब एक 5 साल पहले जाटों से एक कोई संत हुए थे महान, जसनाथ जी नाम था उनका। उन्होंने एक अलग पंथ चलाया था और वो क्या है कि वहाँ से उन्होंने 36 रूल्स भी निकाले थे। जो जाट हैं, वो जो उन 36 रूल्स को फ़ॉलो करेगा ना, वो उसको सिद्ध की उपाधि दी जाएगी। और उनकी जो बाकी तो जो ये जो सिद्ध है और एक सिद्धा होता है, वो दोनों सिद्धा अलग हैं? उन अलग है, वो अलग है। ये सिद्ध सिद्ध है, ये सिद्ध है। SIDDH, हाँ, जिस प्रकार बिश्नोई है ना, हुँ। बिश्नोई भी आपने सुना होगा। जाट बिश्नोई भी अलग कास्ट से बिश्नोई बने हैं और इसी प्रकार जाटों से सिद्ध बने और जस्ट एक अलग पंथ है बस। अच्छा, ओके। उसका उसकी जो हम सिद्ध हैं, हमारा मेन पीठ हमारा गाँव ही है। तो हमारे ये पंथ जो आपका है, ये राजस्थान में ही है आपके? राजस्थान में ही है और उसकी प्रधान पीठ ही हमारा गाँव में है। बड़ा मंदिर है हमारे घर के सामने है। और उनके जो मठाधीश हैं वो भी मेरे दादाजी थे पहले, अभी मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा इंटरेस्टिंग आपसे। आपको एग्ज़ामों के बारे में या मेरे बारे में सबसे पहले कब पता चला? मुझे एग्ज़ामों के बारे में शायद यूट्यूब से ही पता चला होगा, क्योंकि मैं पहले मेरा क्या था कि देखता था कि एसएससी का कौन-कौन टीचर बेस्ट है। सारी रिसर्च मतलब स्टार्ट से की है, कि पहले ये देखा कि टीचर कौन-कौन बेस्ट है, फिर उनका एक-एक वीडियो चेक किया और फिर ऐसे-ऐसे करके स्टार्ट की सारी, सभी के बारे में से जानकारी ली। तो आपने मतलब खुद ही परख लिया कि हाँ, हाँ, ये यूट्यूब यहीं पर हमें जाना है, ठीक है? हाँ, ओके, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब टीचर बोलते हैं कि मैं बेस्ट हूँ। हाँ। खुद को ही बोल देते हैं कि मैं बेस्ट हाँ, वो हूँ। कम से ठीक कम है? 1 या 2 वीडियो देखते हैं आपको लगभग पता चल जाता है तो कि खुद ही हाँ, जज करिए कि आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, वो हाँ। आपके लिए बेस्ट है, इनके लिए मैं बेस्ट हूँ, किसी और के लिए कोई और बेस्ट होगा, तो वो सब्जेक्टिव चीज़ है, आप डिसाइड करें। एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका जो एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बस क्या करना चाहिए उनको? क्या है कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो थोड़ा-सा आगे चेंजिंग टाइम है। इसमें 2022 का टाइम मान लो, फिर और भी अगर आप अभी चेंज हो जाए ना, तो मेरा मानना ये है कि आप हर सिचुएशन में अडॉप्ट होना सीख मत केवल अडॉप्ट होना, डरना मतलब कन्फ्यूज़ मत हो। अगर आप ऐसा मानते हैं कि यार ये तो ऐसा कैसे हो गया, यार ऐसे कैसे हो गया, उसमें मतलब टाइम वेस्ट करना ही नहीं बस। अपने आप को हर चीज़ में अडॉप्ट करने के लिए वो स्किल डेवलप कर लो बस और अपने काम के प्रति इतने शिद्दत से करो बस, उसमें खो जाओ बस, ये मानता हूँ। उसको करने के लिए जो भी जितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, कर लो बस, केवल इसी में इंटरेस्टेड हूँ बस। ट्रस्ट द प्रोसेस, वर्क हार्ड, हाँ, अपने सक्सेस विल बी योर्स। हार्ड वर्क हार्ड में विश्वास रखिए बस। आप अपने आप मतलब वो रास्ता अपने आप निकलता दिख जाएगा। तो तरज़न जी, बहुत मज़ा आया यार आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा और आप इतनी दूर से आए हैं स्टूडियो में, बहुत नहीं अच्छा वो लगा। तो हमें अच्छा हम अपने खुद का भी तो कुछ था मतलब यहाँ पे आने का बहुत अच्छा लगा आपको अच्छा शुभ बहुत दर्शन, बहुत राइट, ठीक है। एक्सपीरियंस तो एक छोटा-सा गिफ्ट हमारी तरफ से है, कुछ खाने-पीने की चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये हमारी तरफ से आपके लिए है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, कांग्रेचुलेशंस और आशा करते हैं कि जीवन में आप बहुत अच्छा काम करोगे इस देश के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।